नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी सेक्शन में BNS 041 का पेपर, और हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से पूरे इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, हमने 35 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, वो पार्ट आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी सूप डायरिया इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि पी सूप डायरिया जो है वो कौन सी डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या फिर क्लिनिकल फीचर है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, टाइफाइड। टाइफाइड फीवर अगर किसी को होता है तो उसके अंदर ये एक क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, पी सूप डायरिया। चलिए रेशनल के अंदर मैं आपको और दिखा देता हूँ इसको। टाइफाइड फीवर के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ कि जो क्लिनिकल फीचर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए क्लिनिकल फीचर्स में बहुत सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देयर में भी मार्क्ड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन अर्ली स्टेज और पी सूप डायरिया, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है टाइफाइड फीवर के अंदर, और में भी पी सूप डायरिया भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो क्लिनिकल फीचर है वो टाइफाइड फीवर के अंदर देखने को मिलता है। बाकी रेशनल आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछा जाता है। कई बार टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर मोड ऑफ स्प्रेड क्या है वो भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल चेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूल ऑफ द बॉडी इज, यानी कि बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होने की वजह से अपने को क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। वो क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्यूल प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि जो भी बाइक हो चाहे फिर कार हो, कोई भी हो, डीजल पेट्रोल हम डलवाते हैं, वो फ्यूल डलवाते हैं तभी तो आगे चल पाती है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो अपने को हर एक सेल्स को मिलती रहती है। तो ये बॉडी के अंदर किसकी वजह से होती है या फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, मेटाबॉलिज्म। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आपने खाना खाया उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी आपने ली, उनको अलग अलग मतलब अलग अलग जो भी एंजाइम्स हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी और वहाँ से वो अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टूटेंगे। उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड के अंदर जाएंगे और सेल की तरफ सभी सेल्स को वो अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो देंगे। तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो फ्यूल कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद ही अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ थायमिन एक्सेप्ट। थायमिन यानी कि विटामिन B1, विटामिन B1 के सभी क्या है, करेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़कर। अब यहाँ पर एक को छोड़कर पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। कभी भी थायमिन जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है इस पे स्टेबल नहीं रहता है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टेबल टू हीट, वाटर सॉल्युबल, विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल है ही और ये हीट के ऊपर स्टेबल होता है, साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूजफुल होता है। चलिए मैं रेशनल में आपको और दिखा देता हूँ इसको। थायमिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे ही दिया गया है। रिलेटिवली स्टेबल टू हीट, ये हीट के ऊपर स्टेबल होता है, साथ ही साथ बट इज डेस्ट्रॉयड इन नेचुरल और एल्कलाइन सॉल्यूशन। अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन और नेचुरल सॉल्यूशन हो या फिर नेचुरल हो तो ये उस पर क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, स्टेबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या है, गलत है और एक्सेप्ट से आपको पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये भी आपको ऑप्शन में दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। बाकी यहाँ पर और देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीडिंग फिनोमिना इज इंक्रीज्ड ऑन डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लीडिंग फिनोमिना जो है वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है या फिर कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग फिनोमिना की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है विटामिन सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा स्कर्वी, कौन सा,
स्कर्वी, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है ये गम्स में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक ब्लीडिंग फिनोमिना जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर विटामिन सी की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे विटामिन सी के फंक्शंस है और यहाँ पे सोर्सेज, इसमें सबसे ज़्यादा आंवला जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे कम अमाउंट में अगर आपको पूछे कि विटामिन सी किस में होता है, तो मीट और मिल्क जो कंटेनिंग जो भी फूड्स हो सकते हैं तो उनके अंदर जो है विटामिन सी कम अमाउंट में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीडिंग डिजीज जो है यानी कि स्कर्वी जिसको हम बोल सकते हैं, ये बच्चों के अंदर हो सकती है। अगर बच्चे आर्टिफिशियल फीड करते हैं तो उन बच्चों में स्कर्वी डिजीज कंडीशन हो सकती है। ये ब्लीडिंग डिजीज जो है वो बच्चे को हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ब्लीडिंग डिजीज होगी तो क्या होगा, माइनर ब्लीडिंग एंड वुंड हीलिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, मतलब बहुत स्लो वुंड जो है वो हील होगा। तो ये कंडीशंस विटामिन सी की कमी से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर विटामिन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ICDS स्कीम एक्सेप्ट, सभी के सभी ICDS स्कीम के क्या है, फीचर है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मैनेज बाय ANM, ANM के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं जो ICDS स्कीम है इसके तहत इम्यूनाइजेशन करवाते हैं वेरियस जो भी अलग अलग डिजीज कंडीशन है उनका, साथ साथ एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर भी देते हैं, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो भी बच्चे होते हैं 3 से 6 साल तक के, उन बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है। चलिए मैं आपको रेशनल में और बता देता हूँ कि क्या क्या और इसके फीचर्स है। देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ICDS स्कीम के तहत मिलता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो कि वुमेंस है 15 से लेकर 45 साल तक की जो भी वुमेंस है, और एक्सपेक्टेंट जो मदर्स है यानी जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस है, उनको सभी को न्यूट्रिशनल और हेल्थ एजुकेशन इस स्कीम के तहत दी जाती है। साथ साथ अलग अलग डिजीज कंडीशंस के रिगार्डिंग जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है ICDS स्कीम के तहत। साथ ही हेल्थ चेकअप होता है जिसमें एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर भी दी जाती है, न्यूबॉर्न केयर भी दी जाती है, इन्फेंट एंड अंडर 5 ईयर जो भी बच्चे होते हैं उनको भी केयर दी जाती है। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, 3 से 6 साल तक की जो भी नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन है वो भी बच्चों को दी जाती है, जो कि स्कूल में नहीं जा पाते हैं उन बच्चों को ICDS स्कीम के तहत आंगनवाड़ी पे, आपने वर्ड सुना होगा आंगनवाड़ी, तो वहाँ पर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमन शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बताया गया है, मतलब सभी जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो आप प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, हाई फेट डाइट। कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हाई फेट डाइट नहीं देते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में फूड देंगे, साथ साथ फ्रिक्वेंट इंटरवल के साथ में, यानी कि कई महिलाएं जो है दिन में 4 बार खाना खाती है, कई 3 बार खाती है, कई 2 बार ही खाती है। तो उन प्रेग्नेंट वुमेंस को हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि आप खाना एक बार नहीं, आप दिन में 4 बार खाइए। अगर आपको 2 बार खाना आप अभी खा रहे हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको खाना ज़्यादा खाना है, लेकिन वो आपको इंटरवल, फ्रिक्वेंट इंटरवल के साथ में, अगर आप 4 घंटे से खा रहे हैं तो आप 5 घंटे से 3 घंटे से खाइए, इस प्रकार से आपको एडवाइस देनी होती है। नेक्स्ट, लो ऑन सैचुरेटेड फैट, फैट लेनी है लेकिन लो सैचुरेटेड फैट ले सकती है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर, ये ज़्यादा पिलाना ही है। तो ये कुछ डाइट जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। एक जो नहीं है वो कौन सी, हाई फैट डाइट। यहाँ पर डाइट देखिए, मिल्क कर्ड, बटर मिल्क, एग, मीट, फिश, ये सभी देने होते हैं, ये लो सैचुरेटेड फैट है। आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो प्रेग्नेंट वुमन को कंज्यूम करवाना होता है, जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए आयोडीन भी महिला को खिलाना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड वाटर, ये भी पिलाना है। साथ साथ स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, यानी जो आप खाना दे रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा दीजिए और थोड़े थोड़े इंटरवल के साथ में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द फीचर ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से पूछा है कि सभी के सभी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है इसके रिगार्डिंग सही है, यानी कि उसके फीचर्स है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड,
फूड्स मस्ट बी लिक्विड टू स्टार्ट विथ। देखिए ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जब कंप्लीमेंट्री फीडिंग हम बच्चे को देते हैं तो वो फीडिंग कैसी होनी चाहिए, सेमी सॉलिड। ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो फीडिंग कैसी होनी चाहिए, सेमी सॉलिड, लिक्विड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में हम फूड देंगे और फ्रिक्वेंट इंटरवल से देंगे, ये भी सही है। नॉट फोर्स फीड द चाइल्ड, बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि ये पीना ही है बेटा, तेरे को ये खाना ही है ना, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं करना है। मास्ड फूड थ्रूली, ये मास्ड फूड आप दे सकते हैं, मास्ड वेजिटेबल्स आप बच्चे को खिला सकते हैं। चलिए मैं आपको रैशनल में और दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस स्मॉल फ्रिक्वेंट क्वांटिटीज ऑफ फूड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल, ये आपको पता ही है कि स्मॉल क्वांटिटीज देनी है एंड इंटरवल के साथ में देनी है। साथ साथ बच्चे को फोर्स नहीं करना है, ये मदर को पहले काउंसिल कर देना, उसको समझा देना। ठीक है, और जो भी आप फूड दे रहे हैं वो आप सेमी सॉलिड दीजिएगा जो कि इजीली स्वेलो बच्चा कर सके। और साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में आप मास्ड फूड या फिर मास्ड वेजिटेबल्स जो है वो आप बच्चे को खिला सकते हैं और पिला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए विनिंग स्टार्ट या फिर कम्प्लीमेंट्री जो भी फीडिंग है ये स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, सेमी सॉलिड फूड के साथ में। ये 6 महीने के बाद स्टार्ट करनी होती है, जिसमें हम सबसे पहले सेमी सॉलिड फूड्स बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं। ध्यान रखिएगा लिक्विड स्टार्टिंग में नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट न्यूट्रिशनल नीड ऑफ टीन एजर्स एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सभी की सभी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो टीन एजर्स की है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, ओवर इंडल्ज इन फैट। ओवर इंडल्ज का मतलब है अत्यधिक मात्रा में जो फैट है वो टीनेजर्स को नहीं खिलाना है। बाकी ये सभी ऑप्शन सही है। कैल्शियम आप ज़्यादा दे सकते हैं, इनको ज़रूरत भी ज़्यादा होती है टीनेज में। और मॉडरेट जो साल्ट इंटेक वो भी करवा सकते हैं, बैलेंस डाइट इनको खिलानी पिलानी होती है। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सेकंड है वो गलत है, एक्सेप्ट से आपको पूछा गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए रैशनल के अंदर आप और देख लीजिए, एडोलसेंट्स जो भी होते हैं उनको कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायर होती है, जो भी टीनेजर्स होते हैं उनको कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस एज में ग्रो कर रहे होते हैं। ओवर इंडल्जेज इन फैट्स में बी अवॉइडेड। ओवर इंडल्जेज यानी कि ज़्यादा फैट बच्चे को या फिर जो भी टीनेजर्स है इनको नहीं देनी है, ये अवॉइड करना है, नहीं तो जो मोटापे का शिकार है वो हो सकते हैं। अभी देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी एज में ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव साल्ट इंटेक शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा साल्ट भी नहीं देना है, लेकिन ये आप पर्टिकुलरली जो भी बच्चे हैं उनको आप खिला सकते हैं। उनके अंदर अवॉइड करना है जो एक्सेसिव साल्ट है, वो किन के अंदर अवॉइड करना है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री किसकी रही हो, हाइपर टेंशन की। यानी कि हाइपर टेंशन उसके माता पिता को बीमारी चल रही है, उनको इलाज चल रहा है हाइपर टेंशन का, तो उनमें उनको जो है हाई साल्ट या फिर एक्सेसिव साल्ट डाइट जो है वो नहीं देनी है, उनमें अवॉइड करनी है। न्यूट्रिशियस जो भी हो वो वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस आपके सही ऑप्शंस जो है ऑप्शन सेकंड जो है ओवर इंडल्जेज इन फैट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल ऑफ हेल्वेज। द रूल ऑफ हेल्वेज विच एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट फॉर हाइपर टेंशन इज। रूल ऑफ हेल्वेज जो है ये हाइपर टेंशन के अंदर यूज़ करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और इसमें स्टेज या फिर रूल, सॉरी यहाँ पर रूल होते हैं, रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रूल बनाए गए हैं रूल ऑफ हेल्वेज के अंदर। हाइपर टेंशन में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर 3 रूल बनाए गए हैं, उनमें से एक रूल का आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे रखा है। तो ये कौन सा रूल है ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, रूल थर्ड। ये जो आपको रूल दिखाया गया है रूल ऑफ हेल्वेज के अंदर, ये रूल थर्ड को बता रहा है। चलिए मैं आपको रैशनल में और दिखा देता हूँ इसको। रूल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर देखिए रूल ऑफ हेल्वेज के अंदर हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नॉन, यानी कि जो भी हाफ पीपल्स है वो हाई ब्लड प्रेशर से नॉन नहीं है। तो ये तो आपका रूल फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है कि हाफ ऑफ जो पर्सन्स है हाइपरटेंशन से नॉन तो है, उनको पता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। तो ये रूल सेकंड के अंतर्गत आता है। रूल थर्ड क्या कहता है, हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड, यानी कि हाफ ऑफ जो भी पर्सन्स है हाइपरटेंशन की उन्होंने ट्रीटमेंट तो ले रखा है, ट्रीटमेंट वो ले भी रहे हैं, लेकिन उनके अभी जो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन की डिजीज कंडीशन है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये 3 अलग अलग रूल आपको दे रखे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए मैं आपको अब रूल जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उनको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर रूल फर्स्ट
यहाँ पर इसको और पढ़िएगा अच्छे से। ये तो आपके रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हाइपरटेंशन स्टेट के अंदर ये लागू होते हैं। और यहाँ पर जो 3 और रूल दे रखे हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये बीपीएससी सेशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रूल थर्ड क्या कह रहा है, एड्रेसेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में एडिक्वेसी के स्टेटस के जो एड्रेस है वो कौन बताता है, रूल थर्ड, और यही आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल अमंग द फॉलोइंग इज ए कैंसरस ग्रोथ एक्सेप्ट, सभी के सभी यहाँ पे कैंसरस ग्रोथ है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। इसको छोड़कर बाकी हॉटकिंस डिजीज है, ल्यूकेमिया, माइलोमा, ये सभी की सभी कैंसरस ग्रोथ है। चलिए रेशनल के अंदर आपको और दिखा देते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको शॉर्ट में BPH भी कहा जाता है, ये कंडीशन मेनली मैन के अंदर होती है, ये मैन में ही होगी, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन मैन में देखी जाती है। साथ ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, प्रोस्टेट ग्लैंड इज एनलार्ज्ड एंड नॉट कैंसरियस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाती है, ये कैंसरियस नहीं है, इसमें कोई कैंसर नहीं हो रहा उसको, ये सिर्फ बढ़ती है BPH की कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे BPH जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द टू अबाउट मेजरिंग वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक्सेप्ट, वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट को लेकर यहाँ पे सभी के सभी सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, मेजर एट स्टार्ट ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजरमेंट के रिगार्डिंग सही है। चलिए रैशनल के अंदर और देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये जो वेस्ट सर्कमफेरेंस को मेजर करने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके और यही आपको ऑप्शंस में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी हाईलाइट किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मेजर एट स्टार्ट ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो कम मेजर करेंगे हम, नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान स्टार्ट करते ही। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, द मेजरमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि हम कब करते हैं, जब नॉर्मली एक्सपायरेशन का एंड हो जाए, जब किसी ने कोई भी पर्सन है जो इंस्पायर कर रहा है एयर को और एक्सपायर कर रहा है, तो इंस्पायर के बाद में जब एक्सपायर करेगा उस दौरान आपको मेजरमेंट करना है। तो ये आपका यहाँ पे सही होता, अगर ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन लिखा होता तो ये ऑप्शन भी आपका राइट होता। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है और एक्सेप्ट से पूछा है, तो ऑप्शन फोर्थ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉइड इज कन्फर्म्ड व्हेन TSH लेवल इज, यानी कि हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है और उसको आप डायग्नोस कर रहे हैं, तो TSH का लेवल कितना आएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म का ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, बिलो 0.05 UIU पर DL, ये यूनिट है मेजरमेंट की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहाँ पर रेशनल के अंदर, द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म is confirmed by the blood test that shows the decreased TSH, thyroid stimulating hormone level of below 0.05 UIU per DL and elevated T3 and T4 level, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो TSH का लेवल तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, और वो कितना होगा, बिलो 0.05 UIU पर DL। और जो T3 और T4 है इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे BPSC सेशन की एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट, सभी के सभी क्या है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करने मतलब पॉजिटिव एजेंट या फिर मतलब आप बोल सकते हैं कॉजेज है, कारण है जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, एक की वजह से नहीं होगा। तो एक्सेप्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, IV ड्रग यूज, अगर IV ड्रग यूज कर रहा है तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ओके, बाकी जो 3 कंडीशन है, स्मोकिंग से हो सकता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव से होगा, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज इनसे भी होगा। तो ये कुछ कॉजेज है, यहाँ पर रेशनल में और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। कॉजेज की बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो HPV ये मोस्ट कॉमन कॉज है ही, स्मोकिंग से भी होता है, यूज ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी हो सकता है, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से भी हो सकता है। डायग्नोसिस में VI हम करते हैं, बायोप्सी करते हैं, एंड प्री कैंसरस लीजन्स जो है उनको हम डिटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया कि सभी की सभी जो स्टेप है वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, ऑस्कल्टेटिंग निपल्स, इसको छोड़कर बाकी तीन ऑप्शन सही है। ये तीनों स्टेप जो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम परफॉर्म करते हैं। ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ एक्जिला एरिया को हम पाल्पेट करते हैं और ब्रेस्ट को भी हम पाल्पेट करते हैं, लेकिन ऑस्कल्टेट नहीं करते हैं निपल्स को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इमेज भी दे रखी है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी चीज़ें परफॉर्म की हुई है, ब्रेस्ट इंस्पेक्शन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर एक्जिला को असेस किया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका ब्रेस्ट है उसको भी यहाँ पर पाल्पेट कर रहे हैं और एक्जिला को भी यहाँ पर पाल्पेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइट पैचेज इन माउथ फाउंड इन ओरल कैंसर इज टर्म्ड एज, आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरल कैंसर किसी पर्सन को होता है तो उसमें क्या होगा, माउथ के अंदर व्हाइट पैचेज अराइज होंगे, व्हाइट पैचेज उसमें बन जाएंगे, इसको कहते क्या है, व्हाइट पैचेज अगर किसी ओरल कैंसर के पेशेंट में हो रहे हैं तो इस टर्म को क्या कहते हैं, ये पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं व्हाइट पैचेज को। और अगर रेड पैचेज होता, कौन से पैचेज, रेड पैचेज, तो फिर आपका आंसर होता इरिथ्रोप्लेकिया। चलिए रेशनल के अंदर आपको और बताते हैं, यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं व्हाइट पैचेज ल्यूकोप्लेकिया एंड रेड पैचेज इरिथ्रोप्लेकिया। ये कुछ साइन सिम्टम्स आप और पढ़ लीजिएगा ज़रा डिटेल के लिए। व्हाइट पैचेज को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं और रेड पैचेज को इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरेक्शन ऑफ मैन विथ मैन इन ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, जो ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट है इसके अंदर मैन विथ मैन का एक इंटरेक्शन दे रखा है जिसके अंदर सभी को इन्वॉल्व किया गया है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। यहाँ पे बात हो रही है मैन विथ मैन की, मशीन की बात नहीं हो रही है, मैन विथ मशीन की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है, मैन विथ मैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सही है जो कि इस ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इंटरेक्शन ऑफ वर्कर विथ कोवर्कर, बिल्कुल वर्कर और कोवर्कर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है एंड इंसेंटिव गिवन, जैसे काम करते हैं तो उसका इंसेंटिव भी मिलता है। जो भी यहाँ पे CHO बनेंगे अभी उनको इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपये, तो वो कैसे मिलेगा, काम करने का इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये कुछ इंटरेक्शन है मैन विथ मैन के। यहाँ पर रेशनल में भी दे रखा है, थर्ड वन इज मैन विथ मैन, और इस प्रकार से अलग अलग जो है फर्स्ट वन, सेकंड वन, मैन विथ मशीन, मशीन विथ मशीन, इस प्रकार से अलग अलग आपको और दे रखे हैं, तो वो आप बुक्स के अंदर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर एंड कोवर्कर, ये आपको वर्ड ऑप्शन में दे रखा है। जॉब सेटिस्फैक्शन ये भी आपको दे रखा है, इंसेंटिव जो है ये भी आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट से आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनरीज निस्टेगमस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन का आपको नाम दिया गया है मिनरीज निस्टेगमस, ये किसकी वजह से होती है, इसका कारण क्या है, कोज क्या है, ये आपको पूछा गया। और यहाँ पे कोज आपको दिए गए हीट, कोल्ड, लाइट और प्रेशर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, लाइट। लाइट जो है मोस्ट कॉमन तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो लाइट है ये मिनरीज निस्टेगमस का क्या है, कॉज है। ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है मिनरीज निस्टेगमस, जिसका कॉज क्या है, लाइट है। चलिए मैं आपको रेशनल में और दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और BPSC सीजन के एग्जाम है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज यहाँ पे दे रखी है जो फिजिकल एजेंट्स की वजह से होती है। हीट की वजह से हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट एक्सयूजन जो भी है यहाँ पर आप देख लीजिए। कोल्ड की वजह से ट्रेंच फुट, फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेंस, इस प्रकार से चिल ब्लेंस का वर्ड देखकर भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइट में देखिए ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट हो सकता है एंड मिनरीज निस्टेगमस, तो यहाँ से ये मिनरीज निस्टेगमस आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको और भी कोई सी भी कंडीशन आपको दे सकते हैं, जैसे केजन डिजीज है तो ये किसकी वजह से होती है, प्रेशर की वजह से। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज अकरिंग इन कोल माइन इज, यानी कि कोल माइन में जो भी पर्सन्स काम करते हैं उनको कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज मोस्टली हो सकती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, एंथ्रेकोसिस। अगर पर्सन कोल माइन में काम कर रहा है तो उसको एंथ्रेकोसिस हो सकता है, ये बीमारी होने के उसको बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। चलिए और भी बहुत सारे यहाँ पे डिजीज कंडीशंस है जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है।
जैसे एबेस्टोज है, एबेस्टोसिस कोज होती है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस होती है, आयरन की वजह से सियाड्रेसिस होती है, एंड कोल डस्ट की वजह से एंथ्रेकोसिस। जो भी कोल माइन में काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी होगी, एंथ्रेकोसिस। और बेरियम की वजह से बाइटोसिस, और ये बीपीसी सीजन 2020 में भी पूछा गया था। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारी डिजीज कंडीशंस और उनकी रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस एक्सेप्ट। सभी के सभी क्या है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के कॉजेज है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोनस। अब काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर क्या पिछली एग्जाम्स में भी बोनस मिले है क्या। देखिए बोनस, अगर ऑप्शन सारे सही हैं तो 100% आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर 100% क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के कॉजेज कौन कौन से हैं, एक को छोड़कर। अब आप इनमें से किसको छोड़ोगे, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस कॉज करने वाले कोजेज है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिजिकल एजेंट के अंदर क्या दे रखा है, हीट एंड रेडिएशन, ये आपको वर्ड दिया गया है। वहाँ पर भी केमिकल एजेंट से कोई आपको वर्ड नहीं दिया गया। बायोलॉजिकल एजेंट से आपको वायरस दिया गया है, प्लांट प्रोडक्ट से आपको फ्रूट्स दिए गए हैं, एंड सेंसिटाइजिंग एजेंट से आपको इंसेक्टिसाइड दिया गया है। तो चारों के चारों ऑप्शन अगर आपको दे दिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे बोनस क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर ये एक ऑप्शन भी गलत करते तो वो फिर आपको राइट आंसर करना होता, तो फिर आपको बोनस नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे बोनस 100% मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सारे ऑप्शंस सही दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर कॉम्बेटिंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एक्सेप्ट। जो भी कॉम्बेटिंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है उनके प्राइमरी प्रिवेंशन है सभी के सभी, एक को छोड़कर। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर जो करना है वो क्या, कौन सा करना है, ऑप्शन थर्ड, 1 लेबोरेटरी फॉर 50 वर्कर्स। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। जो एक लेबोरेटरी होती है वो 25 वर्कर के लिए होती है, 50 वर्कर के लिए नहीं होती है। चलिए रेशनल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन होना चाहिए, ये भी सही है। बिटवीन 25 to 27 डिग्री ये टेम्परेचर होना चाहिए वर्क प्लेस का, ये भी बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया लंच रूम वगैरह, क्रेचेज वगैरह, ये भी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनको हाइजीन मतलब मेंटेन करके जो भी वो फूड्स वगैरह ले रहे हैं, जो भी वाटर वगैरह वो पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर सब जो भी हो वो अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 लेबोरेटरी फॉर 50 वर्कर, ये गलत है। एवरी 25 वर्कर देयर मस्ट बी 1 लेबोरेटरी, यानी कि 25 वर्कर पे एक लेबोरेटरी होनी चाहिए। अगर 50 वर्कर यहाँ पे दिया है तो 2 आपको लेबोरेटरी अगर ऑप्शन में मिलता तो फिर आपका आंसर ये भी सही होता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन थर्ड, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सभी के सभी यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, एक को छोड़कर। और यहाँ पर भी मिल रहा है आपको एक और तोहफा, और वो कौन सा है, बोनस वाला तोहफा। जैसे कि अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया कि बोनस क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सारे ऑप्शंस सही डाले हैं। तो यहाँ पे कोई गलत ऑप्शन ही नहीं डाला है, तो आप चूज किसको करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसमें फिजिकल सिम्टम्स की बात हो रही है, एक को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है, फिजिकल सिम्टम है। पेशेंट जो है डिप्रेसिव का वो होपलेसनेस भी रहेगा, उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तो इस पेशेंट में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इस बिल्कुल ये निराश ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रहेगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई आशा नहीं है। ठीक है, लॉस ऑफ वेट, इसका वजन भी धीरे धीरे कम होगा। एक्सेसिव स्लीपिंग, ये भी हो सकता है, एक्सेसिव स्लीप यानी बहुत ज़्यादा नींद भी इसको आएगी। ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्या है, फिजिकल सिम्टम है। अब आप कहेंगे कि सर एक्सेसिव स्लीप कैसे होगा, या तो नींद आएगी ही नहीं, या फिर मतलब डिप्रेशन में गया हुआ पेशेंट तो नींद तो इसको बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप तो इसे ही कहेंगे। तो आप तो ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें दोनों कंडीशंस होती है, यानी कि जो स्लीपिंग है
यानी कि नींद जो है वो ज़्यादा आ भी सकती है और नींद बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर डिप्रेशन है तो दोनों ही कंडीशन पेशेंट के साथ में हो सकती है। चलिए मैं आपको रेशनल में और दिखा देता हूँ उसको। डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें आपको एक ऑप्शन तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा, फिलहाल इसमें शायद ऐड नहीं किया गया, बाकी सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। देखिए, इनेबिलिटी टू स्लीप, या तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, या फिर क्या होगा एक्सेसिव स्लीप, या फिर बहुत ज़्यादा उसको नींद आएगी। वेट लॉस भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है, मतलब वजन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो दोनों कंडीशंस उसमें देखने को मिलेगी। साथ साथ फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस भी होगी, लेथार्जी रहेगा, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस रहेगी, एक्सेसिव गिल्ट रहेगी, डिसअट्रैक्टिबिलिटी रहेगी एंड रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ, उसको मरने के जो भी थॉट्स है बार बार ऐसे आइडियाज़ उसको आएंगे, और सुसाइडल थॉट्स और जो प्लान है सुसाइड करने के वो भी वो परफॉर्म करेगा। तो मतलब ऐसे कुछ जो सिम्टम्स है ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब नींद ज़्यादा भी आएगी, वेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, नींद ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसका, होपलेसनेस बिल्कुल रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, बोनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनोजन। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनोजन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, लेसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड, ये एक क्या है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनोजन है। बाकी जो दो ऑप्शंस आपको और दे रखे हैं, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड, ये क्या है, ये नेचुरल है। ये कैसे है, ये नेचुरल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनोजन है। यहाँ पर रेशनल के अंदर और देख सकते हैं आप, कॉमनली यूज्ड हेल्यूसिनोजन आर सिंथेटिक, यानी कि आर्टिफिशियल है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, जिसको LSD शॉर्ट में कहते हैं, एंड नेचुरल अकरिंग, जो नेचुरली है वो कौन से हैं, पियोट एंड सिलोबिन मशरूम, ये दोनों हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा करना है, LSD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द एक्टिविटी एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसके तहत CHC पे सभी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, या फिर CHC पे ये सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, मेडिकल एंड सोशल केयर, इसको छोड़कर बाकी तीन जो एक्टिविटीज़ है वो CHC पे होती है। ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, एंड आउट पेशेंट सर्विसेज भी यहाँ पर मिलती है, काउंसलिंग सर्विसेज भी यहाँ पर मिलती है। वैसे ये एक्टिविटीज़ का पार्ट है, एक्टिविटीज़ ऑफ CHC लेवल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक टॉपिक मिल जाएगा आपको मॉड्यूल्स के अंदर, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करके एक टॉपिक मिलेगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये तो आपको मिल जाएगी, ये नहीं है, ये उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाए जरूर गए हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, IEC मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एमंग द एल्डरली कैन बी डन बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के प्रमोशन के लिए एल्डरली जो भी पर्सन्स होते हैं उनमें सभी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करवा सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, हैवी एक्सरसाइजिंग। ऑलरेडी एल्डरली पर्सन है तो उनमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाना है, अदरवाइज वो अस्थमा का शिकार हो जाएंगे, यानी कि सांस अगर फूलने लग गए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज उनसे नहीं करवाएंगे। परफॉर्म एज पर कैपेसिटी, जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी हम एक्सरसाइज उनसे करवा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। 30 मिनट वॉक इन द मॉर्निंग, ये भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको आधे घंटे जो है वॉक करना है सुबह सुबह, ठीक है। अवॉइड स्ट्रेनिंग, ज़्यादा वजन वगैरह भी नहीं उठाने देना है, या फिर स्ट्रेनिंग यानी कि ज़्यादा स्ट्रेनिंग जो है वो नहीं करने देना है, उसको अवॉइड करना है, ज़्यादा जोर वगैरह नहीं लगाने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो सही है, एक जो गलत है वो कौन सा है, हैवी एक्सरसाइज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन द एल्डरली। देखिए यहाँ पे BPH के दो क्वेश्चन आ गए, एक तो पहले आ ही चुका है कि ये नॉन कैंसरियस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होती है, बढ़ती है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो BPH है इससे एसोसिएटेड है, जो कि एल्डरली के अंदर देखने को मिलता है, मतलब एल्डरली जो भी पर्सन्स होते हैं उनमें अगर BPH हो जाए तो उनमें कौन सी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो देखने को मिलेगा, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही, जो एल्डरली है दोनों में ही ये चीज़ देखने को जरूर मिलती है। UTI एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन बोथ एल्डरली मेल एंड फीमेल
एंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एंड मेलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट इन मेल आर कॉमन। यानी कि जो बीपीएच है ये मेनली मेल जो होते हैं उनमें जरूर ज़्यादा देखने को मिलता है, बट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है एल्डरली मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ये होता ही होता है, लेकिन बीपीएच की कंडीशन मेनली मेल के अंदर ही होती है। तो इनकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा एंड यूटीआई भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूटीआई का ऑप्शन आपको दिया गया नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर गाइडलाइन प्रिंसिपल इन प्लानिंग बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन एक्टिविटी एक्सेप्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं बीसीसी यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी के, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असेसमेंट टू बी सुमेटिव। बाकी जो तीन ऑप्शंस है तीनों की तीनों क्या है, प्रिंसिपल्स है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जिनमें से जो हाईलाइट किए हुए हैं ये तीनों जो है आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों के चारों दे सकते हैं। यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना था वो कौन सा करना था, ऑप्शन सेकंड, जो कि गलत है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सही है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनर्स एंड इटिकेट्स बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग सब कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल से क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया कि सॉफ्ट स्किल की कौन सी वो सब कैटेगरी है जिसके अंदर मैनर्स एंड इटिकेट्स डाले गए हैं या फिर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, कॉर्टेसी। कॉर्टेसी के अंतर्गत इसको लिया गया है। जो सॉफ्ट स्किल है उसकी सब कैटेगरी जब इसे सारी की सारी, लेकिन उसमें मैनर्स एंड इटिकेट्स किस में आते हैं, कॉर्टेसी के अंदर। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉफ्ट स्किल से पहले भी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉफ्ट स्किल एट्रीब्यूट्स के अंदर देखिए कम्युनिकेशन भी है, कॉर्टेसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है एंड इंटीग्रिटी भी है। अब इनके अंदर किन किन को डाला गया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया वो कौन सा वर्ड दिया गया, मैनर एंड एटिकेट। फिर से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही तो कहा था कि कैसे भी करके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बस आपको तो अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे नोट्स आपको बना के दे रखे हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़िए। आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीपर्पज वर्कर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ। जो मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी है वो किनके कहने से बनाई गई है, तो ये आपको पता ही होगा। मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी के नाम से कौन सी कमेटी जानी जाती है, ये है करतार सिंह कमेटी। इसको मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसी के अंदर मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी जो कि मेल के लिए बनाई गई थी, और ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल और फीमेल मतलब दोनों के लिए बनाई गई है, और ये 1974 में बनी थी। इसकी रिकमेंडेशन करतार सिंह कमेटी से हुई है। ये आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी को ही करतार सिंह कमेटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। यानी कि VHSNC के अंदर जो चेयरपर्सन होता है उसका एक मेन रोल होता है, और वो रोल क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, एंश्योर मंथली मीटिंग। जो भी VHSNC का चेयरपर्सन है उसको मंथली मीटिंग लेनी ही लेनी है, ये एक उसका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, यहाँ पर रेशनल के अंदर भी सेम वही चीज़ है। चेयरपर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी मीटिंग है वो एक बार मंथली करवाई ही करवाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी ऑफ ए लीडर बिलीविंग द हैपनिंग्स अराउंड हिम एंड आर मोर अंडर हिज कंट्रोल देन एक्सटर्नल फोर्सेज इज टर्म्ड एज। यानी कि एक पूरी आपको डेफिनेशन दी गई है, ये कौन सी टर्म के अंतर्गत आते हैं ऐसा आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि जो लीडर है उसकी क्वालिटी जो है वो बिलीव होती है उसकी हैपनिंग अराउंड, जो भी उसके चारों तरफ उसकी जो हैपनिंग होती है उससे होती है, और जो भी एक्सटर्नल जो भी फोर्सेज होते हैं उनको कैसे का कंट्रोल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर रेशनल के अंदर वही चीज़ें दे रखी है जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटर ऑटोनॉमी इज एंजॉयड इन। यानी ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है वो कौन सी लीडरशिप के अंतर्गत आती है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, शेयर्ड लीडरशिप। शेयर्ड लीडरशिप के अंतर्गत आती है ग्रेटर ऑटोनॉमी। यहाँ पर देखिए शेयर्ड लीडरशिप, यहाँ पर मतलब इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शेयर्ड जो लीडरशिप है इसके अंदर ग्रेटर ऑटोनॉमी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, अलग अलग लीडरशिप के अंदर अलग अलग आपको वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मॉनिटरिंग। यहाँ पे एक फीचर आपको बताना है किसका, मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग का एक फीचर आपको बताना है वो कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट एपिसोडिक। जो मॉनिटरिंग होती है वो कैसी होती है, एपिसोडिक होती है। यहाँ पर देखिए मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन दोनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे आपको बता रखा है। मॉनिटरिंग कैसी होती है, एपिसोडिक इन नेचर की होती है, नैरो मीनिंग होते हैं एंड में नॉट इन्वॉल्व इंटरेक्शन विथ ह्यूमंस के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, मॉनिटरिंग है। सुपरविजन जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड वाइडर है, यानी इसके अंदर मॉनिटरिंग को भी इंक्लूड किया गया है। ऑलवेज इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद स्टाफ, और ये इसके अंदर जो स्टाफ है उसके साथ में इंटरेक्शन होता है। तो सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग दोनों में डिफरेंस भी हो गया है और आपका क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। HMIS के अंतर्गत ये सभी के सभी इन्वॉल्व किए गए हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, सॉफ्टवेयर विथ वन डोमेन। सॉफ्टवेयर जो है वो एक डोमेन में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर विथ टू डोमेन अगर होता तो ये आपका ऑप्शन भी सही होता है, यानी कि दो डोमेन जो है सॉफ्टवेयर में होते हैं। HMIS के दो डोमेन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं ये तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे रेशनल में आप देख सकते हैं डाटा जो है इजीली आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जो कंप्यूटर है उसकी नीडेड होती है ऑल ओवर लेवल पे। जब आप HMIS करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें दो डोमेन्स होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है और एक सेंटर के लिए होता है। जो भी सेंटर्स होते हैं कंप्यूटर मतलब ऑल लेवल के जितने भी सेंटर्स हैं उनके लिए एक डोमेन होता है, और एक डोमेन जो है वो सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डोमेन होते हैं, एक नहीं होता, इसलिए एक जो डोमेन वाला ऑप्शन है वो गलत है। MCTS ये भी होता है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ये भी इसी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। फंक्शंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उसके सभी के सभी क्या है, फंक्शंस है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, पार्टिसिपेशन इन डोर टू डोर सर्वे। डोर टू डोर सर्वे के अंदर इसको पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इनके अंदर डोर टू डोर सर्वे वालों को पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड गलत है। बाकी जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे आप रेशनल के अंदर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के जो भी फंक्शंस है यहाँ पर आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस है, इनको अच्छे से पढ़ना। यहाँ से फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इज। बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस लेवल के अंतर्गत इंक्लूड की गई है, फिर कौन से स्टेज के अंदर बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को डाला गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, स्टेज 5। आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको रेशनल के तरफ ले चलता हूँ और यहाँ से आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको स्टेज 0 पूछी जा सकती है और ये वर्ड सेम एज इट इज आपको दिया जा सकता है। स्टेज सेकंड आपको पूछी जा सकती है, ये आपको वर्ड्स दे सकते हैं। स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड में CDR स्टोरेज रिट्राइवल आपको पूछा जा सकता है, एंड बेसिक क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्टेज जो 5th है उसके अंदर बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BCMA को तो इंक्लूड किया ही किया गया है, साथ ही साथ RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RFID जो है ये किस लेवल के अंदर आते हैं। ये लेवल ऑफ ऑटोनॉमस हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्टेज 1st 2nd एंड 0 यहाँ पे स्टेज 7 तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फिर से बन सकता है और आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारे 70 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो भी PDF है ये दोनों PDF हमने BPCCHN कोर्स के साथ में तो दी है, साथ ही साथ CHO मॉडल पेपर्स के साथ में भी प्रोवाइड करवा दी है। तो वहाँ से ये दोनों PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप इनको और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और टॉपिक का नाम होगा इम्यूनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो वो टॉपिक हम जल्द ही क्लियर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।